So good evening to all of you. Welcome to the current affairs class. हाँ जी, मिस कर रहे थे? अरे कोई दिक्कत नहीं, आज तो कर लेंगे। ओके, न्यू स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। और कौन-कौन नया है आज फर्स्ट क्लास कौन अटेंड कर रहा बताइए ज़रा? अच्छा हाँ, कुछ क्वेरीज़ हैं। मई का करंट अफेयर्स पूरा 104 क्वेश्चंस का है, वो आपका ड्राइव पे अपलोड हो चुका है, आप उसको कर सकते हैं। और जितने मैं क्वेश्चंस का वैल्यू एडिशन करता जा रहा हूँ, वो भी अपडेट करता जा रहा हूँ। जैसे अभी 55 क्वेश्चन तक कर दिया है, तो वो आपका 55 क्वेश्चन तक वाली फाइल, जिसमें टोटल है तो 104 क्वेश्चन, वो अपलोड कर दिया है। जून का भी पीडीएफ अपलोड है। जो कंप्लीट पीडीएफ होगा, वो आज मैं कर दूंगा। आज बन के आ गया है जून का कंप्लीट पीडीएफ, वो आज कर देंगे। ठीक है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का करंट अफेयर्स क्लास ऐप पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्री क्लास है। तो जितने भी फ्री क्लास होते हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। तो इसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। वहां पर हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे ये मई का करंट अफेयर्स चल रहा है, तो मई 2024 को फोर का आप देखोगे, एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जितने भी मई के लेक्चर्स हैं आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर महीने का एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू बॉबी जी। चलिए, और कुछ, और किसी का कोई डाउट है? अच्छा, अभी जैसे अरुणाचल जीके में मैं कुछ अपडेट्स कर रहा था, कुछ नए मतलब कंटेंट भी डाला है उसमें, जो क्योंकि मैंने प्रीवियस से पेपर्स भी एनालाइज किए थे कुछ टाइम पहले, तो उसकी बेसिस पे मुझे लगा अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डालने की जरूरत है, तो वो वैल्यू एडिशन भी अभी मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा जीआई टैग्स मिले थे इस साल कई सारे। तो जितनी भी पूरी हिस्ट्री रही है अरुणाचल में जीआई टैग्स की, वो मैंने पूरी अपडेट कर दी है। तो ये पूरा एक अपडेटेड पीडीएफ आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, और उसको मैं फिर से दोबारा से डिस्कस करूंगा ना। पूरी जो अरुणाचल जीके है, इस हफ्ते में हम लोग फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में जो अपनी क्लासेस होंगी वो अरुणाचल जीके की इसी तरह से होंगी। और एक्स्ट्रा क्लास अगले हफ्ते में स्टार्ट कर दूंगा, आई थिंक सुबह 11 बजे ही रखूंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी रहेगी जो पीवाईक्यू है उसकी डिस्कशन की, है ना। तो जितने भी आपके अरुणाचल में पहले पेपर्स हो चुके हैं, तो सब्जेक्ट वाइज हम कोशिश करेंगे उसका डिस्कशन करें। ठीक है सर। ओके, तो जो लोग नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, अरे जुमके सोरा जी, आप कब से नए होने लगे? काशी दिलेक। हाँ, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो क्या करें, मई का जो पहला लेक्चर है वो देख लें। यूट्यूब पे मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखा है हर मंथ का। तो उसमें मई का पहला लेक्चर देख लेना। जो बेसिक जानकारी है, लाइक कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना नोट्स बनाना है, कितने महीने का पढ़ना है, जितनी भी बेसिक जानकारी है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारी मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है ना। तो उस वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो हर महीने का जब करंट अफेयर्स मैं शुरू करता हूँ, तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें यही बेसिक बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बार बार हर क्लास में डिस्कस करेंगे तो वो उसमें टाइम एडिशन होगा, वो बाकी पुराने वालों का लॉस होगा, है ना। तो उसको एक जगह इसीलिए मैंने समग्र इकट्ठा कर दिया है। चलिए, पीवाईक्यू क्लास इवनिंग में देखता हूँ। एक्चुअली इवनिंग का ना शेड्यूल पूरा व्यस्त है। आपका भी 7 से लेकर 10 तक तो मतलब बिजी है पूरा। मैथ्स रीजनिंग का क्लास होता है। 10 बजे के बाद आप आओ तो बताओ, 10 बजे मैं ले सकता हूँ क्लास, है ना। तब बने तो बता देना। चलो, हाँ 45 तक हो गया था। अच्छा, पीडीएफ के लिए बड़ा डाउट रहता है सबको। पीडीएफ का बता दूं सर, पीडीएफ का सीन ऐसा है। पीडीएफ के लिए क्या करोगे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के, यूट्यूब चैनल पे चले आना। जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लो। फिर भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपना नंबर हमेशा देके रखता हूँ, इस पे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642। ठीक है, फिर भी पीडीएफ में दिक्कत हो रही है, तो इस नंबर पे क्या करोगे, आप व्हाट्सएप कर दोगे। चलिए जी, स्टार्ट करें फिर। हाँ, 45 तक हो गया था। हाँ,
ये क्वेश्चन था सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है इसका आंसर? Who among the following has set a new world record by submitting the world's highest peak Mount Everest for the 29th time? बताइए। तो ये पिछली क्लास में हम लोग करके आ चुके थे। करेक्ट आंसर वाज कामिरीता शेरपा, इज फ्रॉम नेपाल। ठीक है, तो इन्होंने सर माउंट एवरेस्ट चढ़ा फॉर द 29th टाइम। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ 45 तक हो गया था, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिसेंटली ईदा शीशा नोंगरांग, ईदा शीशा नोंगरांग जी का नाम यहाँ पर दिया है। आप में से कुछ लोग शायद उनको जानते भी हों। शी इज एन IPS ऑफिसर। शी हैज बीन नेम्ड फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो डायरेक्टर जनरल होता है, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस का वो चीफ होता है। नहीं पता है तो अभी जान लो। DGP मतलब जो भी स्टेट की आपकी पुलिस होती है उसका चीफ होता है। तो किसी एक स्टेट में जो ईदा शीशा नोंगरांग जी हैं, शी हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन DGP ऑफ दैट स्टेट। तो वो किस स्टेट की बात हो रही है, दैट इज द क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है सर, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। हाँ बेंगिया जी, आप लोग फर्स्ट क्लास है ना, आप तो मैंने यही बोल रखा है, जो भी फर्स्ट क्लास वाले हैं एक बार मे करंट अफेयर्स का पहला वीडियो देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट PSC के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है मे करंट अफेयर्स की, उसकी पहली वीडियो आप देख लेना, उससे मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, तो मणिपुर, मेघालय, मेजोरिटी इज विद मेघालय, तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज मेघालय। तो ईदा शीशा नोंगरांग जी बिलोंग्स टू मेघालय, मतलब मेघालय में वो पहली DGP बनी है। चलिए, पहली महिला DGP बनी है ना। तो जहां पर भी विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो वो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के लिए नो डाउट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following items from India has not been included in 2024 cycle of UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? 4 ऑप्शन है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, महाभारत या शहरदे लोक लोकान। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक को छोड़ के बाकी सब इंक्लूडेड हैं। कौन इंक्लूडेड नहीं है? इन द यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। सर ये क्या होता है यूनेस्को का ये एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर? अभी इस पे हम बात करेंगे। देखो, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो एजुकेशन हुआ, साइंस हुआ, कल्चर से रिलेटेड काम ये करते रहते हैं। कौन है वो नहीं बताना है, कौन नहीं है ये बताना है। साथ ही साथ ये भी बता दो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, पूछता रहता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी बताइए। चलिए, तो कौन इंक्लूडेड नहीं है? महाभारत इंक्लूडेड नहीं है, रामचरितमानस हुआ, पंचतंत्र हुए और आपका शहरदे लोकान have been included in the UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register। ये रजिस्टर है क्या सर? अच्छा, रजिस्टर की बात करो, साथ ही साथ ये ध्यान रखना इनको लिखा किसने। जैसे लोकान आपका किसने लिखा? आचार्य आनंदवर्धन। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। और रामचरितमानस रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, ये तीनों किताबों के ऑथर के नाम पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। दूसरा, किन किन को ये एशिया पैसिफिक रजिस्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का इंक्लूड किया गया है, तो ये 3 नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सर यूनेस्को ने ये रजिस्टर किस लिए निकाला है? टू सेफगार्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। ठीक है, ये क्या है सर? ये बुक्स हैं। ये क्या है? एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री है। ये एक एरा के पूरा एक एरा को दर्शाती है कि उस टाइम क्या क्या चीजें हो रही थी। तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए
यूनेस्को ने इस तरह का चैलेंज निकाला है, यानी जो भी इसकी लिस्ट में आ जाएगा उसको ये सेफगार्ड करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये था सर आपसे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है। 46 का आंसर, 46 का मेघालय था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था सर आपका कि ये जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा चांसेस इसी के आने की है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर इज पेरिस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। चलिए जी, ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 कह रहा है इंडिया एंड ईरान signed a long-term contract for operating the Shahid Beheshti port terminal at Chabahar port. This contract has been signed for how many years? देखो, चाबहार पोर्ट अगर आप थोड़ा भी जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा चाबहार पोर्ट इज अ वेरी मतलब क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पोर्ट फॉर इंडिया। ये कहाँ लोकेटेड है आपका, ये ईरान में लोकेटेड है, पहली चीज। ठीक है, अब जो भारत है, भारत सरकार कह लो या भारत सरकार की तरफ से एक कंपनी है, उसने ईरान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि वो जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल है, ठीक है, चाबहार पोर्ट पे दो टर्मिनल है, एक है शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो उस पोर्ट को भारत ऑपरेट करेगा, तो ये कितने सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है सर, लंबा कॉन्ट्रैक्ट है तो थोड़ा लंबा ही साइन हुआ होगा, तो तुक्का लगा सकते हो। हाँ जी, क्या लगता है? वैसे करेक्ट आंसर है 10 साल। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्ट है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल के लिए साइन हुआ है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार की कंपनी है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, आईपीजीएल, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है। और ईरान की तरफ से पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों ने मिलके जो शहीद बेहेश्ती टर्मिनल है चाबहार पोर्ट पे, उसको ऑपरेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, अब ये सर चाबहार पोर्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर हमें जैसे भारत से सेंट्रल एशिया जाना है तो बीच में पड़ जाता है सर पाकिस्तान, और ये हिस्सा पीओके है जो अभी हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान के थ्रू ही जाना पड़ता है और पाकिस्तान हमारी मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और जैसे हमारे रिश्ते नाते हैं पाकिस्तान के साथ, दैट इज नॉट द सेफ रूट। तो अब सेंट्रल एशिया में एंटर करने के लिए सर दूसरा रूट चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, वो अपना एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, तो उनका पर्पज है वो ग्वादर के थ्रू एंटर करेंगे मिडल ईस्ट में। तो अगर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को यूज करेगा तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमने सेंट्रल एशिया में एंटर करने के लिए चाबहार पे डील कर लिया। तो अब जो भी माल है वो सीधा किधर जाएगा सर, चाबहार पोर्ट जाएगा, और चाबहार पोर्ट से ईरान होते हुए हम सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकते हैं। तो हमारे ट्रेड रूट को सिक्योर करने के लिए और बेटर बनाने के लिए जरूरी है कि चाबहार पोर्ट से हमारी डील बने, इसलिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है सर, इसीलिए हम चाबहार से डील करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 48। चलिए जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज सैंक्शनड 113 रोड्स अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। देखो बॉर्डर एरियाज में रोड बनाने के लिए एक तो सर आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड्स बनाने का काम करता है। उसके अलावा जैसे चाइना है वो बॉर्डर्स पे पूरे पूरे विलेज बसा रहा है, तो बॉर्डर्स को और अच्छे से सिक्योर करने के लिए सरकार ने सोचा उनको डेवलप करना जरूरी है। बॉर्डर्स के आसपास जो विलेजेस हैं वैसे भी बॉर्डर की वजह से उनके पास चीजों की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, तो उनके पास डेवलपमेंट अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो जो बॉर्डर एरिया के विलेजेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए और उनको प्रॉस्पर कराने के लिए एक मॉडल लॉन्च किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, है ना। तो सवाल ये है कि ये इस प्रोग्राम के तहत 113 रोड्स को सैंक्शन किया गया है। किन किन स्टेट्स में? अरुणाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम। ठीक है, 3 स्टेट्स में 113 रोड्स को सैंक्शन किया गया है अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सर पूरा प्रोजेक्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आएगा? होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? देखो बॉर्डर एरियाज में एक तो आपका काम करता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना। तो देखो इसका पीडीएफ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बीच बीच में लोग आते हैं पूछते रहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। इसका जो पीडीएफ है वो ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में अपलोड होती है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा। हाँ, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता तो सर बीआरओ ही कर लेता, तो डिफेंस मिनिस्ट्री तो नहीं है सर। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बॉर्डर एरियाज में इतना काम नहीं करती है, एक्सटर्नल अफेयर्स का काम नहीं है यहाँ पर। तो ये सर कौन है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है उसमें जनरली 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स होते हैं या जो हिली स्टेट्स होते हैं लाइक अरुणाचल, वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। और दूसरा जो आपकी होती है सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये चीज मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी रोड सैंक्शन हुई है। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, सिक्किम है और लद्दाख है, इनके बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए, कवर करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और खास चीज ये ध्यान रखना कि ये जो भी काम करेंगे वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। पता चला सेम रोड दोनों बना रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों के काम बटे मिलेंगे। चलिए सर, so that is your question number 49। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। Recently, archaeologists have uncovered evidence of Sahul that facilitated human migration from Asia to Australia 70,000 years ago. Sahul is a क्या है सर? ये ओशियन है, सुपर कॉन्टिनेंट है, माउंटेन है या क्रेटन है? देखो एक तो ग्रामर से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे ओशियन आना होता तो यहाँ पे एन होता, एन दा, ठीक है। तो एन नहीं है तो ओशियन तो नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये जो साहुल है, इट फैसिलिटेटेड, ये ह्यूमन माइग्रेशन करा रहा है सर, मतलब कोई जमीन टाइप की रही होगी ना, उसी को तो सर क्रॉस करके लोग माइग्रेट कर रहे होंगे। तो क्या ऑप्शन बेस्ट हो सकता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुपर कॉन्टिनेंट। ये जो है सर एक सुपर कॉन्टिनेंट है, ये अभी डिस्कवर हुआ है, ठीक है। जो लास्ट आइस एज था उसमें ये एक्सपोज हुआ था ग्लेशिएशन की वजह से। तो ये सर आपका जो है आज का जो ऑस्ट्रेलिया है उसको पापुआ न्यू गिनिया और तस्मानिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये पहले अब जाके डिस्कवर हुआ है, ये मतलब सर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपका साहुल वाला एरिया है, ये सुपर कॉन्टिनेंट अभी जाके एक्सपोज हुआ है। ये एक साइड सर आपको पापुआ न्यू गिनिया को कनेक्ट करेगा, नीचे देखोगे तो तस्मानिया को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साहुल इज अ सुपर कॉन्टिनेंट। तो बाकी तो डिटेल में जाओगे तो सर ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ना। लेकिन मेनली इसमें इतना ध्यान रखना, अगर सवाल आएगा तो इसी तरह से आएगा कि साहुल क्या है सर, तो साहुल इज अ सुपर कॉन्टिनेंट। अगर ये पूछ ले ये टर्म क्या आपने कहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन सर 51। 51 क्या है? Indian javelin thrower Neeraj Chopra has secured a second place finish at the Doha Diamond League 2024. Who among the following has secured first position in the event? एक इवेंट हुआ है सर दोहा डायमंड लीग 2024, उसमें नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर हैं, जानते हो आप, लास्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे। तो उन्होंने क्या करा है सर आपका सेकंड प्लेस लाए हैं एट द दोहा डायमंड लीग 2024। तो सवाल ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। अगर नीरज चोपड़ा सेकंड है तो सर फर्स्ट कौन है? एंडरसन, ओलिवर, जैकब या जूलियस यूगो? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स में तो सर गलती नहीं होती अपनी, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि जैकब वार्लिश इज द सेकंड पर्सन, ठीक है। चलिए नाम ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 52। रिसेंटली men's hockey team of which of the following countries has won the first Sultan Azlan Shah Trophy in 2024? हॉकी का टूर्नामेंट होता है सुल्तान अजलन शाह टूर्नामेंट है, उसकी जो ट्रॉफी है 2024 में किसने जीती है? पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान या फिर न्यूजीलैंड? तो ये सर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में देखो एक खास बात यही होती है कि अगर ये आते हैं ना तो एज इट इज डायरेक्ट उठ के आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ने पड़ते हैं। क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आ जाएगा, बताओ जरा सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 में किसने जीती है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज सर आपका जापान, ठीक है। तो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी आपकी किसने जीती है? तो इट हैज बीन वॉन बाय जापान। ऑलराइट, देखिए अगर आपकी करंट अफेयर्स क्लास कंटिन्यूस चलती है तो मैं आपका मे वाला करंट अफेयर्स तो एग्जाम से पहले करा ही दूंगा। लेकिन हाँ, मैंने क्वेश्चन सारे आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट मतलब 100 क्वेश्चन करते हैं, 50 लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लगभग लगभग जितने भी मई के इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी आप मान के चलो कर दिए है ना। उसके अलावा जो कुछ बच रहे हैं वो आपको अपने एंड से कर लेना है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा मे का भी। बाकी अभी देखना पड़ेगा, अगर क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लास वगैरह रहेगी तो उनका कैसे क्या शेड्यूल बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे, है ना। चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मलेशिया हॉकी कॉन्फेडरेशन एंड इट इनवाइट्स 6 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट। चलो ठीक है, वो सब तो हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज जापान, ठीक है। करेक्ट आंसर इज जापान। तो ये किसके नाम पर रखी गई है? मलेशिया के सर पूर्व सुल्तान सुल्तान अजलन शाह के नाम पे रखी गई है। और सुल्तान अजलन शाह के नाम पे क्यों रखी गई है? ही वाज ए पायनियर ऑफ हॉकी इन एशिया एंड सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन फ्रॉम 1990 अंटिल हिज पासिंग इन 2014। तो उनके नाम पे सर ये पूरा ट्रॉफी का नाम रखा गया है, और इसको किसने जीता है सर? आपका जापान ने जीता है, ठीक है। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन है,
इस तरह के क्वेश्चन, मतलब अब ये तो नया, ये दिन ही नया बना है अभी हाल फिलहाल में, तो प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया होगा। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? यूएन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। यूएन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। 23 मई, 24 मई, 25 मई या 26 मई। चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताना है सर आपको। यूएन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड which of the following days as World Football Day? 23rd में, 24th में। हाँ वो भी, ये लास्ट वीक जो होगा आपका अगला ना, उसमें हम स्टार्ट कर देंगे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस। UN General Assembly has proclaimed which of the following days as World Football Day? 23rd, 24th, 25th, 26th. Correct answer is sir 25th. ठीक है, तो World May marks the 100th anniversary of the first international football tournament involving teams from all regions held on May 25, 1924 during the Summer Olympic Games in Paris. ठीक है, ठीक है, क्यों रखा गया क्या, वो सब आपका पढ़ लेना एक बार। कुल मिला के बस इतनी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे किस दिन फाइनल हुआ है, 25 मई को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है सर? क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए जरा। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। चलिए फिर मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। Recently, 2024 World Wildlife Crime Report has been released by which of the following organization? World Wildlife Crime Report 2024 की जो रिपोर्ट है, it has been released by which of the following organization? UNEP, UN Office on Drugs and Crime, या UN Framework Convention on Climate Change UNFCCC, या फिर UN Conference on Trade and Development UNCTAD। ठीक है, चार ऑप्शन है, UNEP, UN Office on Drugs and Crime, UNFCCC या फिर UNCTAD। चार ऑप्शन है, बताइए सर। 2024 World Wildlife Crime Report has been released by which of the following organization? हाँ जी, UNEP, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNFCCC या UNCTAD। चलो, इसका करेक्ट आंसर इज UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये किसने रिलीज की है? UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब सर जैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपन देखते हैं, तो सबसे पहला सवाल क्या आता है दिमाग में? हाँ जी, तो जो भी सवाल आता है दिमाग में उसका आंसर बताइए जरा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो क्या है सर? इसका हेडक्वार्टर किधर है? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कब बना सर? 1997 में। नाम पड़ गया था इसका 2002 में। ये दो बॉडीज को मिला के बनाया गया था इसे, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। नहीं, इसको हाँ किस किस को मिला के बनाया था? यूएनडीसीपी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन ऑफ द यूएन ऑफिस। ठीक है, इन दोनों को मिलकर बनाया गया। तो इतना ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के इतना ध्यान रखो सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जेनेवा मत बोलने लगना, हाँ मुझे मालूम था जेनेवा ही बोलेंगे। हाँ, इसका जेनेवा नहीं है सर हेडक्वार्टर, इसका है वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर किधर है सर? वियना ऑस्ट्रिया। लिखा भी है सर, एट वियना ऑस्ट्रिया। निगाह चाहिए पढ़ने के लिए, बारीक बीनी से थोड़ा देखोगे तो मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है,
वियना ऑस्ट्रिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, चलिए जी, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 54। Move to question number 55. Recently, India has set up its own pavilion for the first time at World Hydrogen Summit 2024. This summit is being organized at which of the following places? ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हो रही है 2024, कहां पर हो रही है ये बताना। देखिए, अब क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज से हटके जैसे कोयला हम यूज करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम कोल, अपार्ट फ्रॉम कोल, ऐसे सोर्सेज को अब हम ढूंढ रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन ना हो, कार्बन एमिशन ना हो। तो जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग हम करते हैं, सोलर एनर्जी का भी उपयोग इसीलिए किया जा रहा है ताकि कार्बन एमिशन रोके जा सके। तो उसी तरह से है सर आपका हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रोजन को यूज करना, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करना। तो जैसे हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पे भी वर्क चल रहा है, जैसे पहली ट्रेन जर्मनी में आई थी, दूसरी चाइना में आई है हाइड्रोजन से चलने वाली, इट इज एक्सपेक्टेड तीसरी ट्रेन भारत में आएगी। तो हाइड्रोजन और एक आपका सोलर एनर्जी, इन दो पे सरकार काफी काम कर रही है। तो उसी के लिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हुई है। तो किस जगह पर हुई है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर इज नेदरलैंड्स। ठीक है, रॉटरडम नेदरलैंड्स, यहां पर सर आपका ये समिट हो रही है। पहली बात तो ये ध्यान रखना समिट हो कहां रही है। दूसरी चीज सर देख लेते हैं, भारत सरकार ने हाइड्रोजन एनर्जी प्रमोट करने के लिए एक मिशन चलाया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसमें क्या क्या चीजें हैं, पर्पज यही है सर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा सर, ये हाइड्रोजन तो चलो समझ में आ रहा है कि पानी को अगर ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, पानी को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा सर, हाइड्रोजन मिलेगा और आपका ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन तक समझ में आता है ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। देखो, अगर ये प्रोसेस आप कर रहे हो, देखो ये प्रोसेस है, इसको करने के लिए भी क्या चाहिए सर, एनर्जी चाहिए ना। ये भी क्या है, एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अब वो एनर्जी आप कोयला जलाकर अगर दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं, वो तो फिर सर कह सकते हो ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि कोयला जला के अगर हाइड्रोजन बना रहे हो तो क्या फायदा, कोयला तो आपने जलाया। जैसे आज के टाइम में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हो, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की इलेक्ट्रिसिटी वो थर्मल पावर प्लांट से बने कोयले से आ रही है तो क्या मतलब है। अगर सोलर एनर्जी यूज करके वो बिजली बन रही है तो गेम समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको कोयला जलाना पड़ रहा है, उस कोयले के जलाने की वजह से आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। वो घूम फिर के आप वहीं आ गए जहां चले थे। तो अगर हाइड्रोजन कोयला जला के प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये ग्रे हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मान लो ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हो, लाइक जैसे सोलर एनर्जी थी, सोलर एनर्जी की मदद से ये रिएक्शन आपने करा दी, तो इसमें आपने किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं किया, तो ये जो हाइड्रोजन बनेगा ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, एनवायरमेंट की भाषा में हर वो चीज जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो वो ग्रीन हो जाती। जैसे इसको बनाने में ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्लियर है सर। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा इस मिशन का, डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसके लिए दो स्कीम चल रही है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। एक चल रहा है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, अगर ये साइट वर्ड कहीं सुन लो आप
तो आपको पता होना चाहिए कि साइड वर्ड किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। जैसे एक बार आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था कि एक पोर्टल है स्कोर पोर्टल, ये किसने बनाया है ना, तो वो सेबी का बनाया हुआ है। अभी स्कोर 2.0 भी आया था, वो भी हमने डिस्कस किया था, तो वो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक स्कीम है, साइट प्रोग्राम है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये वर्ड अगर आप सुनो तो ये मत सोचना साइट देखना मतलब कुछ देखने से रिलेटेड होगा, नहीं सर, ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। दो इसमें प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वही है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी मिनिस्ट्री कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम हो रहा है, मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कोई भी स्कीम होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी मिशन होता है, तो उसमें दो चीजें देखनी होती हैं, उसका पर्पस या उसका टारगेट ऑडियंस, दूसरा किस मिनिस्ट्री के अंडर वो सारा काम हो रहा है। तो ये दो चीजें आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रखेंगे, 10 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले टाइम में जो भी शेड्यूल होगा आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक तो अरुणाचल जीके भी आपका कराना है, प्लस मॉर्निंग में कुछ हम क्लासेस करेंगे पीवाईक्यूज की, है ना। वैसे तो पूरे पूरे पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए, फायरमैन हुआ या जो भी पेपर हुए, उसके जीके का डिस्कशन ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सीजीएल, सीएसएल, सीएचएसएल सब करवाया हुआ है मैंने, है ना, वो सब मिल जाएगा। उसके अलावा जो है वो ये है। ठीक है, चलिए सर, तो मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।